हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में जिसमें हम सवाल को सॉल्व करेंगे 1.2 का एग्जाम्पल। पिछले वीडियो में हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है और उस पर कुछ एग्जाम्पल भी कराया। आज एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल ख़त्म कर देंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या दिया है दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो चलिए इस सवाल को सबसे पहले क्या दिया है लिख लेते हैं। क्या दिया है प्राकृतिक संख्या n दिया है और कहा है कि 12 n का मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, जहाँ n का मान प्राकृतिक संख्या है। तो मैंने सवाल पूरा नहीं लिखा, बट जो इतना दिया था मैं वो बेसिक लिख दिया कि कहा है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 n का मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। इसका क्या कहने का अर्थ है, चलिए मैं इस सवाल को समझा देता हूँ। सबसे पहले इस सवाल का अर्थ ये है कि मान लीजिए कि आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो 12 n है, तो 12 n को हम कैसे लिख सकते हैं? प्राकृतिक संख्या क्या 1 2 3 डैश 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 ए अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वह प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये कहा है कि 0 पर समाप्त नहीं होती है 12 n के लिए कहा है। तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 0 किस किस संख्या के अंत में आता है। तो मैं ज़्यादा घुमाने के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, मैं आपको जल्द से जल्द बता देता हूँ। तो 12 पर अगर हम 1 धरेंगे, यानी उसके घात में n की जगह 1 धरेंगे तो 12 ही होगा। अगर 2 धरेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 24 होगा। तो जब हम इस पर मान धरेंगे 1 2 3 4 10 10 ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो लास्ट में 0 देखते हैं कि नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। तो जैसे कि 10 आ गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, डैश डैश ऐसी संख्या हो सकती है। तो अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे होता है? तो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे बगल में, तो कितनी बार में कटता है? ये 2 होगा तो यहाँ पर कितना रहेगा? ये तो 20 एज इट इज रहेगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो कहने का इसका क्या अर्थ है कि किसी भी अगर संख्या के लास्ट में 0 आता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का आना अनिवार्य है। अगर वो 2 5 नहीं आता है तो वह संख्या के लास्ट में 0 अंक समाप्त नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं किसी भी का भी अभाज्य गुणन करेंगे, अगर हम 30 का भी करेंगे तो 6 5 30, तो उससे भी हो जाएगा, क्योंकि अगर उसमें भी 5 आएगा तभी इसके लास्ट में 0 आएगा। अगर नहीं आएगा तो 0 यहाँ पर नहीं बन पाएगा। तो हमें इस सवाल में यही सिद्ध करना है कि जब हम 12 n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 अगर नहीं आया तो हम बता देंगे कि यह संख्या के लास्ट में 0 समाप्त नहीं होगा प्राकृतिक संख्या के लिए। तो चलिए इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया यह कि अगर आपको पता करना हो कि कोई भी संख्या इस तरह अगर दे दे और यहाँ पर n दे दे और यहाँ पर कुछ भी संख्या हो सकती है, 12 की जगह 6 भी हो सकता है, तो आपको कैसे पता कर सकते हैं कि वह संख्या 0 पर समाप्त होती है कि नहीं? तो मैं यह कंसेप्ट बता रहा, क्या बता दिया कि उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 या 5 आ जाता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त, लास्ट में 0 से समाप्त हो जाती है लास्ट में। यहाँ पर अगर नहीं आता है तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो मैं यही बताया। अब चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। ये हॉल में लिखेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 है वह हमेशा 5 से विभाज्य होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कंसेप्ट में कि 5 और 2, तो 2 तो कंपलसरी है कि हो सकता है, बट 5 कभी कभी नहीं भी हो सकता है। तो आपको यही जानना है। तो मैं इतना लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? नहीं, क्या हम 12 n को क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो n को हटा देंगे एक बार के लिए। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं हम। तो 12 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर इसे 2 से कट करेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर 3 को एक बार में चला जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब इसे एक प्रकार के ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 12n बराबर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इंटू में 3, और पूरे में हम n ले लेंगे तो
अब अलग अलग ही n हम लगा देंगे इन सभी पर। तो नीचे सॉल्व करेंगे तो 12n को एज इट इज रहने देंगे। एक क्या हो जाएगा 2 की घाते 2n इंटू में 3 की घाते n, ऐसे हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 12n के अभाज्य गुणनखंड में कहीं भी 5 की घाते n, 5 की घाते n या फिर 5 दिखाई नहीं दिया। तो ये इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंक में, लास्ट के इकाई अंक में 0 समाप्त नहीं होगा। तो एक क्या है, तो मैं आपको बता दिया कि 12n बराबर इसका अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 की पावर 2n इंटू में 3 की पावर n आ रहा है। इसमें कहीं भी 5 की घाते n नहीं आ रहा है। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि यह 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो क्या लिखेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार 12n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से 12n के गुणनखंडों में कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अतः n बिलोंग्स टू n के लिए कोई मान नहीं है जिसके लिए 12n का इकाई अंक पर 0 या 5 हो। तो इसका मतलब यही हुआ कि 0 इकाई अंक पर नहीं है, तो सिद्ध कर दिया हमने। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी। चलिए दूसरी सवाल को यानी दूसरा उदाहरण को सॉल्व करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में दिया है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लसा और मसा ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लसा और मसा ज्ञात करते हैं आधारभूत प्रमेय के हिसाब। हम सवाल को लिखेंगे तो लिखेंगे हल में क्या क्या दिया है 120 और कितना दिया है 144। तो हमें इनका अभाज्य गुणनखंड करके क्या निकालना है लसा और मसा। तो चलिए सबसे पहले हम 120 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 120, तो ये 2 से कटेगा तो ये कितना होगा 0 तो एज इट इज रहेगा, 2 छक्का 12 यानी 60 हो जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे तो 30 दूना के 60 होगा। फिर 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर 15 होगा। फिर 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा 3 से, 3 पाँचे 15। फिर यहाँ से 5 से कट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे 120 बराबर 2 की पावर एक कितना होगा 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1 एज इट इज इसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम कर देते हैं। तो वहाँ पर 144 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो ये कितनी बार में कटेगा 2 दूना के 4, 2 साते 14 और फिर से हम कट करेंगे तो 36 दूना के 72। फिर से 2 से कट करेंगे तो 18 दूना के 36। फिर 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर 3 से कट करेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर 3 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसे ऐसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 144 बराबर 2 कितनी बार है 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 लिखेंगे इंटू में 3 की पावर 2 लिखेंगे। लिख दिए। अब हमें HCF ज्ञात करना है और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि अधिकतम घात को कॉमन लेते हैं जो दोनों में होता है। तो कॉमन लेंगे और जो नहीं होता है उसे एज इट इज उतार देते हैं। तो LCM लिखेंगे। LCM बराबर कितना होगा, ये 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 3 है। तो 2 की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे। तो 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2 को कॉमन ले लेंगे इंटू में 5 की पावर 1 को। अब इसका आपस में हम गुना कर देंगे। तो गुना कर देते हैं। तो LCM बराबर 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है और 3 की पावर 2 9 होता है और इंटू में 5 की पावर 1 तो 5 ही होता है। तो इसका हम गुना करेंगे तो ये कितना होगा 16 5 80 होगा। LCM बराबर 16 5 80 इंटू में 9। अब 9 का इसमें हम गुना करेंगे तो बगल में हम लिख दे रहे हैं या फिर नीचे लिखेंगे। LCM बराबर 0 0 होगा, 9 8 72 यानी 720 हमें
कितना प्राप्त हुआ, 720 एलसीएम हमें प्राप्त हुआ। तो अब चलिए हम इसका HCF ज्ञात करते हैं, यानी मौसा। तो मौसा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो दोनों में कॉमन होता है सिर्फ उसे ही कॉमन लेते हैं, और वो भी न्यूनतम घात वाली, मतलब कम से कम घात जिसकी है। तो इन दोनों में 2 की पावर 3 है, इनमें 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 3 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखेंगे, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, और जो भी न्यूनतम घात वाली, जो कम से कम घात वाला है तो यही है, तो 3 की पावर 1 कॉमन लेंगे, तो 3 होगा। तो इसका आपस में गुना कर देंगे हम, तो HCF हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा, ये 2 की पावर 3 8 होता है, और ये 3 तो एज इट इज है। अब HCF बराबर कितना हुआ, आतली के 24, यानी 24 हमें HCF प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसी तरह सॉल्व करने आ गया होगा। लास्ट में ये भी लिख सकते हैं क्या कि 120, 144 का मौसा कितना है, 24 है। तो मैं इतना पर छोड़ रहा हूँ, आप चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं एक और नया फार्मूला बताएंगे, क्या संख्याओं तथा उनके मौसा तथा लसा के बीच संबंध, और उस पर भी 2 उदाहरण करवा देता हूँ। तो चलिए देख, तो इसे भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या दिया है, संख्याओं तथा उनके मौसा तथा लसा के बीच संबंध क्या है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए मौसा क्या होता है, मौसा a, b इंटू लसा a, b दोनों का इंटू में होता है, और बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी a और b का गुणांक। तो यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट इस तरह लिख रहा हूँ, क्या ये कितना है, मौसा है। तो मौसा को हम HCF से दिखाते हैं, तो HCF इंटू LCM बराबर होता है किसके, a इंटू बी, हम कहते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो इसके बराबर होता है। तो चलिए इस पे हम एग्जाम्पल, इस सवाल में दिया है संख्याएं, यदि संख्याओं a और b का मौसा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 36 है, तब इन संख्याओं का लसा क्या है। तो चलिए हल में लिखते हैं क्या क्या है। दिया है क्या, मौसा दिया है a, b का 12, और तथा इनका गुणनफल दिया है a इंटू बी का 3600 दिया है। तो हमें क्या पूछा है हमें इसमें लसा क्या होगा। तो हमने अभी अभी आपको फार्मूला बताया, लसा इंटू मौसा बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो ये पहली और इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल तो दिया ही है, और मौसा भी दिया है, यानी HCF दिया है। तो हमें LCM ज्ञात करना है, तो यह क्या लिखेंगे HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो हम मान रख देंगे, तो ये मान दिया ही है इसका, और इसका भी मान हमें दिया है HCF, और LCM हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 इंटू LCM बराबर क्या दिया है, 12 इंटू LCM बराबर 3600। तो हमें LCM 12 इंटू LCM बराबर 3600, तो हमें LCM ज्ञात करना है। तो इसे एज इट इज रहने देंगे, और इस साइड में ये 12 गुना में है, तो इस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो लिखेंगे LCM बराबर ये कितना होगा, 3600 बटे के 12 से कट करेंगे तो 12 त्याई 36, तो LCM हमें कितना प्राप्त होगा, 300। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, अतः अभिष्ट लसा 300 है। तो लिखेंगे अतः लसा बराबर 300 है। तो यही हमें ज्ञात करना था। चलिए इस पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं और क्लास को एंड करते हैं। इस सवाल में क्या दिया है, यदि मौसा 35, 45 बराबर 5 तथा लसा 35, 45 बराबर 63 इंटू ए हो, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या दिया है उसे लिख लेते हैं। तो हल में लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, मौसा 35, 45 का मौसा दिया है 5, और तथा लसा कितना दिया है, लसा दिया है 63 इंटू ए के रूप में। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए और बी का मान हमें दिया है 35 इंटू 45 दे दिया है, ए को हम 35 मान लेंगे, बी को 45 मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे माना ए बराबर 35 तथा बी बराबर 45। तो अब हम मान रख देंगे। तो HCF हमें कितना दिया है, डायरेक्ट 5 दे दिया है,
तो 5 लिखेंगे, इंटू में एलसीएम कितना दिया है 63, इंटू में ए दिया है बराबर 35, इंटू में 45। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा भागा में, तो 5 सते 35 हो जाएगा, तो कट कर देंगे 5 सते 35 और 9 सते 63, यहाँ 9 हो जाएगा, इंटू में ए बराबर कितना होगा 45 होगा। तो हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो इसे एलसीडी नीचे ले जाएंगे, तो ए बराबर कितना होगा 45 बटा के 9, तो ये कितने बार में कट जाएगा, ए बराबर 9 5 45, यानी ए का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः ए का मान 5 है, यही लिख देना है। तो हमें ए का मान ज्ञात करना था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं एक कंसेप्ट अभी बताना भूल गया, क्या कि किन्हीं 3 धनात्मक पूर्णांकों ए, बी तथा सी के लिए तीनों संख्याओं और उनके मौसा तथा लसा के बीच संबंध, तो उसे हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।